Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 7, Informal Methods of Settlement of Disputes and Grievances Redressal Procedure. Let's quickly go through the synopsis first. In this we are going to cover conciliation and mediation. These are the two types of informal method to settle the grievances or settle the disputes through social action groups, use of media, lobbying and public participation. Commission of Inquiry Act 1952, Public Inquiries and Commission of Inquiry, Appointment of the Commission, Matter of Inquiry, Power of Commission, Procedure before Commission. Significance of Lokpal and Lokayuts Act 2013, Central Vigilance Commission, that is CVC. Let's get started. जो हमारा प्रेजेंट जुडिशरी है उसमें बहुत सारे लिटिगेशंस पेंडिंग है, इस वजह से काफ़ी डिले होता है एंड पार्टीज़ को जस्टिस टाइम पे नहीं मिल पाता. एंड वी ऑल नो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड. इतना एक्सपेंसिव हो गया है ये सब और इतना टाइम कंज्यूमिंग हो गया है एंड दैट हैज़ रिजल्टेड इनटू इनफॉर्मल मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. कि फॉर्मली जो हम कोर्ट के पास जाते हैं, केस होता है, उसकी जगह इनफॉर्मली आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स भी अब होते हैं. ये सेटलमेंट्स म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ से होते हैं ताकि दोनों पार्टी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेगी एंड द केस विल बी सेटल्ड, जहाँ टाइम इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी कम रहेगा एंड वो एक्सपेंसिव भी नहीं रहेगा कंपैरेटिवली. सो दैट इज़ इनफॉर्मल मेथड ऑफ सेटलमेंट. In this module we are going to see two. One is conciliation and other is mediation. जो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट था 1940 का, उसमें कंसीलिएशन को लेके कोई प्रोविजंस नहीं थे. आफ्टर दैट आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 आया, जिसमें कंसीलिएशन ये टर्म को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था. ये एक्ट के पार्ट 3 में सेक्शन नंबर 61 से 81 कंसीलिएशन के बारे में बात करते हैं. कंसीलिएशन इज़ अ नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर, मतलब ये दोनों भी पार्टीज़ मतलब जिनके बीच में कोई डिस्प्यूट है या झगड़ा है उनको बांध के नहीं रखता है, बट एक थर्ड पार्टी के कंसल्टेशन से या उसकी हेल्प से, उसके असिस्टेंस से दोनों पार्टी म्यूचुअली अग्री करते हैं और उनका जो डिस्प्यूट है वो सेटल करते हैं. अब ये जो थर्ड पार्टी है उसको हम कंसीलिएटर बोलेंगे. सेक्शन नंबर 61 एप्लीकेशन एंड स्कोप. किसको कंसीलिएशन लगता है? जहाँ कोई डिस्प्यूट हुआ है अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, या कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं भी हो सकती है. एंड टू ऑल प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग देयर टू, मतलब जहाँ भी कोई लीगल रिलेशनशिप है और दो पार्टी या दो से ज़्यादा पार्टी के बीच में डिस्प्यूट्स है तो वहाँ पे उनके पास कंसीलिएशन का ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा. This part shall not apply whereby virtue of any law for the time being in force certain disputes may not be submitted to conciliation. जहाँ स्पेसिफिकली बोला है कि कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे हैं जो कंसीलिएशन में सबमिट नहीं करने टू द कंसीलिएटर, तो फिर वो आउट ऑफ द स्कोप रहेंगे, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ कंसीलिएशन. कमेंसमेंट ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स सेक्शन 62. कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स कैसे स्टार्ट होती है? पहले तो जो पार्टीज़ कंसीलिएशन में एंटर करना चाहती है वो पार्टी क्या करेगी, एक इनविटेशन भेजेगी टू अनदर पार्टी कि हमारे बीच का जो डिस्प्यूट है उसको हम लोग थ्रू कंसीलिएटर सेटल करने की कोशिश करते हैं. अगर दूसरी पार्टी ये चीज़ को एक्सेप्ट करती है तो कंसीलिएशन प्रोसीडिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है, और अगर दूसरी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर कोई कंसीलिएशन प्रोसीडिंग नहीं होगी. अगर फर्स्ट पार्टी ने इनविटेशन भेजा एंड दूसरी पार्टी ने 30 डेज तक रिप्लाई नहीं किया, रिप्लाई टू व्हाट, टू द इनविटेशन टू कंसीडर द डिस्प्यूट थ्रू कंसीलिएशन, अगर वो 30 डेज तक एक्सेप्ट नहीं करती है तो पहली पार्टी मान लेंगी कि उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है, उस इनविटेशन को रिजेक्ट किया है, एंड ही शैल इन्फॉर्म इन राइटिंग द अदर पार्टी अकॉर्डिंगली. मतलब फिर बोल देना कि वी वर वेटिंग फॉर 30 डेज एंड यू हैवंट एक्सेप्टेड इन इट, सो वी आर अज्यूमिंग दैट यू हैव रिजेक्टेड आवर इन्विटेशन. तो फिर अब नॉर्मल जो फॉर्मल प्रोसीडिंग्स होते हैं उस तरीके से डिस्प्यूट सॉल्व किया जाएगा. सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट टू कंसीलिएटर सेक्शन 65. अब हमने क्या देखा कि कंसीलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, एक पार्टी ने इनविटेशन भेजा, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया. अब जब कंसीलिएटर है तो पहले तो हम कंसीलिएटर अपॉइंट करेंगे. कंसीलिएटर का अपॉइंट कैसे होता है? दोनों पार्टी मिलके एक कॉमन कंसीलिएटर अपॉइंट करती है जो इम्पार्शियली काम करेगा, या तो 3 अगर कंसीलिएटर है तो दोनों पार्टी एक एक कंसीलिएटर अपॉइंट करती है, फिर दोनों के कंसीलिएटर एक
इम्पार्शियल पर्सन को, अनबायस्ड पर्सन को कंसिलिएटर अपॉइंट करती है. सो देयर विल बी ऑलवेज ऑड नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स. अपॉन हिज अपॉइंटमेंट कंसिलिएटर क्या करेगा, दोनों भी पार्टी को बोलेगा कि तुम तुम्हारे साइड से स्टेटमेंट सबमिट करो कि क्या डिस्प्यूट है एंड द पॉइंट्स एट इशू. तो ये दो चीज़ें वो सबमिट करने बोलेगा दोनों भी पार्टीज़ को. फिर दोनों पार्टी एक स्टेटमेंट भेज देगी. कंसिलिएटर फिर रिक्वेस्ट कर सकता है कि एक फर्दर रिटन स्टेटमेंट और रिटन स्टेटमेंट भेजो ऑफ देयर पोजीशन एंड द फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स इन सपोर्ट सप्लीमेंटेड बाय एनी डॉक्यूमेंट एंड एनी अदर एविडेंस. कि अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट्स है, स्टेटमेंट्स है, एविडेंस है, तो वो बोलेगा दूसरी पार्टी को कि सबमिट करो. पार्टी शैल सेंड अ कॉपी ऑफ सच स्टेटमेंट. फिर वो दोनों भी पार्टीज वो कॉपी भेजेंगे स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट या एविडेंस का. एट एनी स्टेज ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कंसिलिएटर में रिक्वेस्ट अ पार्टी टू सबमिट एडिशनल इन्फॉर्मेशन. जब भी कंसिलिएटर को ठीक लगता है वो पार्टी से एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है. कंसिलिएटर नॉट बाउंड बाय सर्टन एनैक्टमेंट. कंसिलिएटर के पास सीपीसी के कोई भी पावर्स नहीं है, दैट इज सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर and Indian Evidence Act. The conciliator is not bound by these two things. Rule of conciliator section 67. कंसिलिएटर का काम है कि वो दोनों पार्टी को असिस्ट करे बट इन अ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल मैनर. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कंसिलिएटर है वो इम्पार्शियल हो, अदरवाइज जस्टिस मिल ही नहीं सकता है. एंड इस तरीके से वो एक फ्रेंडली मैनर में डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करे. Conciliator shall be guided by principle of objectivity, fairness, justice, giving consideration to among other things, and he should also consider rights and obligation of the parties, usage of the trade concerned, and the circumstances surrounding the dispute, including any previous business practices between them. Conciliator का काम क्या है कि वो कंडक्ट करेगा conciliation proceedings को in a manner appropriate and as per the requirement of the parties, बाय अंडरस्टैंडिंग कि उन दोनों के बीच में किस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट था, डॉक्यूमेंट्स मंगा के फिर वो एक स्पीडी सेटलमेंट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा. कंसिलिएटर किसी भी स्टेज पे प्रपोजल कर सकता है फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. सच प्रपोजल नीड नॉट बी इन राइटिंग. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द प्रपोजल टू बी इन राइटिंग, मीन्स इट कैन बी ओरल ऑल्सो एंड नीड नॉट बी अकम्पनाइड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ द रीजन्स देयर ऑफ. एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस सेक्शन 68. अच्छी से कंसिलिएशन प्रोसीडिंग हो इसलिए पार्टीज या कंसिलिएटर विद द कंसेंट ऑफ पार्टी क्या करेगा, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस भी देगा बाय अ सुटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्सन. कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज सेक्शन 69. कंसिलिएटर चाहे तो दोनों पार्टीज को इनवाइट कर सकता है ओरली और इन राइटिंग किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, या अगर वो चाहे तो दोनों पार्टीज को सेपरेटली मिल सकता है. अनलेस द प्लेस हैव बीन अग्रीड अपॉन where the meeting is to be held, वो प्लेस कंसिलिएटर डिसाइड करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द पार्टीज कि दोनों पार्टी वो प्लेस पे पहुंच सकती है या नहीं. आफ्टर कंसिडरिंग दैट कंसिलिएटर विल डिसाइड द प्लेस. डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्शन 70. जब कंसिलिएटर को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द डिस्प्यूट फ्रॉम अ पार्टी, तो वो इंफॉर्मेशन वो दूसरे पार्टी को डिस्क्लोज करेगा इन ऑर्डर टू गेट द रिप्लाई फ्रॉम द पार्टी. मतलब दूसरी पार्टी को अगर तुमने फर्स्ट पार्टी से मिले हुए स्टेटमेंट तुम दोगे कि फर्स्ट पार्टी के एंगल से क्या डिस्प्यूट है, तभी दूसरा पार्टी प्रेजेंट कर पाएगा कि ये ऐसा क्यों है. कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज विद कंसिलिएटर सेक्शन 71. दोनों पार्टी गुड फेथ में कोऑपरेट करेगी टू द कंसिलिएटर, तभी डिसीजन आ पाएगा एंड द केस विल बी सेटल्ड. सजेशंस बाय पार्टी फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट सेक्शन 72. दोनों भी पार्टी खुद का इनिशिएटिव लेके एट द इन्विटेशन ऑफ कंसिलिएटर उनको स्टेटमेंट सबमिट कर सकती है या सजेशन सबमिट कर सकती है जिससे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इजीली हो सकता है. सेक्शन 73 सेटलमेंट अग्रीमेंट. जहाँ कंसिलिएटर को लगता है कि कोई सेटलमेंट का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो दोनों पार्टी शायद एग्जिस्ट करेगी, जहाँ उसको थोड़ी भी पॉसिबिलिटी लगती है, तो वहाँ पे वो अपने ऑब्जर्वेशन सबमिट करेगा. आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द पार्टीज द कंसिलिएटर में रीफॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ पॉसिबल स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन. कि अगर कंसिलिएटर को लग रहा है कि इट इज़ पॉसिबल, तो कंसिलिएटर पार्टीज से उनके ऑब्जर्वेशन मंगाएगा. ही विल रिकंसिडर द ऑब्जर्वेशंस एंड विल रीफॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ पॉसिबल स्टेटमेंट.
If the parties reach agreement on a settlement of dispute, they may draw up and sign a written settlement agreement. अगर दोनों पार्टी satisfied है with the drawings of possible statement by conciliator, तो पार्टीज क्या करेगी, साइन करेगी एक रिटर्न सेटलमेंट अग्रीमेंट. फिर ये जो रिटर्न सेटलमेंट अग्रीमेंट है जो दोनों पार्टी साइन करती है, दैट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग. मतलब फिर उसमें जो भी डिसाइड हुआ है वो फाइनल रहेगा, बाइंडिंग रहेगा. मतलब वो दोनों पार्टी को बांध के रखेंगे कि अब उनके जो रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो पार्टी को पूरे करने पड़ेंगे, जो भी लाइबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है. Conciliator shall authenticate the settlement agreement and furnish a copy thereof to each of the parties. फिर conciliator वो agreement को authenticate करेगा और उसका कॉपी दोनों भी पार्टी तक पहुंचाएगा. Status and effect of settlement agreement, section 74. Same status रहेगा as arbitral award in arbitrage on agreement on the substance of dispute rendered by an arbitral tribunal under section 30. कॉन्फिडेंशियलिटी, सेक्शन 75. हम कंसीलिएटर से एक्सपेक्ट करते हैं कि ही विल बी कॉन्फिडेंशियल एंड वो कोई भी मैटर डिस्क्लोज नहीं करेगा टू एनी अदर पर्सन अदर देन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट. बट अगर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है बाय लॉ तो फिर वो डिस्क्लोज कर सकता है. टर्मिनेशन ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स. किस पॉइंट पे कंसीलिएशन प्रोसीडिंग का एंड होता है, टर्मिनेशन होता है. सेक्शन नंबर 76. जब सेटलमेंट अग्रीमेंट दोनों पार्टी साइन करती है तो ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, या तो जब रिटर्न डिक्लेरेशन देता है कंसीलिएटर आफ्टर कंसल्टेशन विद पार्टी टू द इफेक्ट दैट फर्दर एफर्ट्स एट कंसीलिएशन आर नो लॉन्गर जस्टिफाइड, कि अब वो और इफेक्ट नहीं लेने वाला है क्योंकि दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड. तो इन दैट केस ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन और by a written declaration of the parties addressed to the conciliator to the effect that conciliation proceedings are terminated on the date of declaration. कि जब एक रिटर्न डिक्लेरेशन दिया है ऑफ द पार्टीज एड्रेस टू द कंसीलिएटर, कि पार्टीज ने एक लेटर दिया है कंसीलिएटर को कि कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर दो, तो ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. या फिर पार्टीज ने या किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को और कंसीलिएटर को डिक्लेरेशन दिया कि कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स को अब टर्मिनेट करते हैं, तो ऑन द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन. रिसोर्ट टू आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 77. कोई भी पार्टी जहाँ पे कंसीलिएशन प्रोसीडिंग ऑलरेडी चल रही है वो पार्टी आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए अप्लाई नहीं करेगी अनलेस एंड अनटिल वो पार्टी को लगता है कि ऐसा करने से उसके राइट्स प्रिजर्व होने वाले हैं तो वो कर सकती है. अदरवाइज दे कैन नॉट गो टू आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अगर कंसीलिएशन प्रोसीडिंग ऑलरेडी चल रहा है तो. कॉस्ट, सेक्शन 78. कंसीलिएशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट होने के बाद कंसीलिएटर कॉस्ट फिक्स करेगा और दोनों भी पार्टी वो कॉस्ट को इक्वली बोन करेगी एंड दे विल पे इट टू द कंसीलिएटर. अब कॉस्ट मतलब क्या, रीजनेबल कॉस्ट मतलब फ़ी एंड एक्सपेंसेस ऑफ कंसीलिएटर. अगर कोई विटनेसेस बुलाए थे तो उनका कॉस्ट, एनी एक्सपर्ट एडवाइस टेकन बाय द कंसीलिएटर. बट ये सब पार्टीज़ के कंसेंट से ही होगा बिकॉज दे आर गोइंग टू इनकर द एक्सपेंसेस. और कोई एक्सपेंसेस अगर कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स में कंसीलिएटर ने अगर इनकर किए हैं तो ये कॉस्ट वो डिवाइड करेगा इन टू एंड बोथ द पार्टीज विल बोन द कॉस्ट इक्वली. डिपॉजिट, सेक्शन 79. अगर कंसीलिएटर चाहे तो एडवांस में ही कुछ डिपॉजिट पार्टीज से लेके रख सकता है. अमाउंट इक्वल होना चाहिए एंड शुड बी एज मच as he expects the cost to be. During the course of conciliation proceeding, conciliator may direct supplement deposit in an equal amount from each party. Equal amount रहेगा. अगर जो रिक्वायर्ड डिपॉजिट का अमाउंट कंसीलिएटर ने बोला है वो पार्टीज़ ने 30 डेज़ के अंदर पे नहीं किया तो कंसीलिएटर प्रोसीडिंग को सस्पेंड कर देगा, मतलब वहीं स्टॉप कर देगा, या एक रिटर्न डिक्लेरेशन देगा ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग इफेक्टिव ऑन द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन. अगर ऐसा कोई टर्मिनेशन हो गया तो कंसीलिएटर शैल रेंडर एन अकाउंटिंग टू द पार्टीज ऑफ द डिपॉजिट रिसीव्ड. तो फिर कंसीलिएटर अकाउंटिंग कर देगा जो भी डिपॉजिट उसको मिला था एंड जो भी उसने वो 30 डेज तक जो एक्सपेंसेस किए थे एंड द अनएक्सपेंडेड बैलेंस विल बी गिवन बैक टू द पार्टीज. जो बैलेंस बचा है वो कंसीलिएटर पार्टीज को रीपे कर देगा. रोल ऑफ कंसीलिएटर इन अदर प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 80. अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टी, मतलब स्पेसिफिकली अगर पार्टीज ने अग्री किया है तो, अदरवाइज नॉट. कंसीलिएटर cannot act as an arbitrator or a representative or counsel of a party in an arbitral or judicial proceeding.
कि अगर बाद में कोई पार्टी आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग में जाती है तो कंसिलेटर किसी एक पार्टी के साइड से आर्बिट्रेटर या किसी एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव या काउंसिल नहीं हो सकता इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट जहाँ पे वो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में कंसिलिएटर था। He shall not be presented by the party as a witness भी उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते in arbitral or judicial proceeding। Section number 81 Admissibility of evidence in other proceedings। Parties shall not rely on or introduce as evidence in arbitral or judicial proceeding। किस चीज़ को तुम एविडेंस बोल के आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं दे सकते हो। अगर कोई व्यूज़ या सजेशंस एक्सप्रेस किए थे इन द कंसिलिएशन तो सेटल द डिस्प्यूट वो पॉइंट्स को तुम एज एविडेंस एडमिट नहीं कर सकते हो। एडमिशंस मेड बाय अदर पार्टी इन द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, अगर कोई पार्टी ने एडमिशंस किए थे इन कंसिलिएशन तो उसको एज एविडेंस नहीं रख सकते हो। प्रपोजल्स मेड बाय द कंसिलिएटर दैट कैन नॉट बी सर्व एज एन एविडेंस। फैक्ट दैट द अदर पार्टी हैज़ इंडिकेटेड इज विलिंगनेस टू एक्सेप्ट अ प्रपोजल फॉर सेटलमेंट, कि एक पार्टी मान गई थी टू सेटल और द पार्टी हैज़ एक्सेप्टेड अ प्रपोजल टू सेटल, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे एविडेंस एडमिसिबल नहीं रहेंगे इन आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग। सो वी हैव कवर्ड फ्रॉम सेक्शन नंबर 61 to 81 दैट इज़ कंसिलिएशन। अब इसी तरीके का एक और इनफॉर्मल मेथड होता है जिसको मीडिएशन बोलते हैं। आजकल वर्ल्ड वाइड मीडिएशन काफ़ी चलने लगा है। इट इज़ अगेन अ वॉलंटरी एंड इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। वॉलंटरीली अगर पार्टीज़ को लगता है कि वो डिस्प्यूट किसी थर्ड पर्सन से, न्यूट्रल थर्ड पर्सन के असिस्टेंस से एमिकेबली मतलब फ्रेंडली मैनर में अगर रिजॉल्व करना चाहते हैं तो वो किसी थर्ड पर्सन को मीडिएटर बोल के अपॉइंट करेंगे एंड दैट थर्ड पर्सन विल हेल्प देम। मीडिएटर ओनली एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर इन हेल्पिंग द पार्टीज टू रीच द नेगोशिएटेड सेटलमेंट, मतलब वो हेल्प करता है एज अ फैसिलिटेटर बट ही कैन नॉट मेक नो डिसीजन, ना ही वो पार्टीज पे कोई डिसीजन इम्पोज कर सकता है। चीफ एडवांटेज ऑफ मीडिएशन, अब मीडिएशन के एडवांटेजेस क्या क्या है। द अग्रीमेंट विच इज़ दैट ऑफ द पार्टीज देमसेल्फ, दोनों पार्टी मिलकर डिसाइड करती है। डिस्प्यूट इज़ क्विकली रिजॉल्व विदाउट ग्रेट स्ट्रेस एंड एक्सपेंडिचर, मतलब कॉस्ट भी कम है, स्ट्रेस भी कम है, डिस्प्यूट भी जल्दी रिजॉल्व हो रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज आर प्रिजर्व्ड एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन्ड। फीचर्स ऑफ मीडिएशन, मीडिएशन के कुछ फीचर्स देखना है। मीडिएशन गिव्स द पार्टीज मोर कंट्रोल ओवर द आउटकम एज इफ इट इज दे वुड डिसाइड द डिस्प्यूट, मतलब यहाँ पार्टीज का कंट्रोल है जैसे वो खुद ही मिलके डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे हैं। इफ़ यू गो टू कोर्ट और फॉर्मल मेथड ऑफ सेटलमेंट तो वहाँ पे ये वाला तुमको एडवांटेज नहीं मिलता है। विनर लूज़र एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, यहाँ विनर लूज़र वाली बात ही नहीं है, सेटलमेंट होता है तो दोनों पार्टी थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करती है। इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है केस बाय केस बेसिस पे। पार्टीज़ के पास ऑप्शन है मीडिएटर चूज़ करने का विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज एट द कोर्ट में नॉट पोजेस, ऐसा मीडिएटर चूज़ कर सकते हो जो तुम्हारे केस के हिसाब से एक्सपर्ट हो। अ मीडिएटेड सेटलमेंट कैन बी कॉन्फिडेंशियल, जो सेटलमेंट होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, इन्फॉर्मेशन किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं की जाती। जो भी पार्टीज़ है उनका पैसा बचता है, टाइम बचता है। इट इज़ अ नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर कंट्रोल्ड बाय द पार्टीज़, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी पे ये फोर्स नहीं कर सकती। इट इज़ अ इंटरेस्ट बेस्ड प्रोसीजर। When the parties refer to their interest and engaged in dialogue, mediation often results in a settlement। जहाँ पार्टी खुद के इंटरेस्ट की बात करती है और खुल के बात करती है तो वहाँ पे नॉर्मली सेटलमेंट हो जाता है, जिससे रिलेशनशिप की वैल्यू भी बनी रहती है एंड डिस्प्यूट भी ख़त्म हो जाता है। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ मीडिएशन। नाउ रोल ऑफ द मीडिएटर, कि मीडिएशन प्रोसेस में मीडिएटर का क्या रोल है। वो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करेगा बिटवीन द पार्टीज़ इन अ टाइमली, फेयर एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। भले ही मीडिएटर मीटिंग मैनेज करता है एंड वो प्रोसीडिंग के लिए चार्ज भी करता है, बट ही कैन नॉट इम्पोज हिज डिसीजन ऑन द पार्टी, ही कैन नॉट फोर्स द पार्टीज फॉर सेटलमेंट। सिर्फ वो सोल्यूशन दे सकता है, मतलब एडवाइस कर सकता है, ही कैन नॉट फोर्स। He has no right or duty to provide legal advice to the parties even if she happens to be a lawyer। भले ही वो लॉयर हो, कोई लीगल उसकी कोई लीगल राइट या ड्यूटी नहीं है कि वो एडवाइस दे।
Parties should seek legal advice solely from the legal counsel. Mediator may raise issues and help parties explore options. Mediator are required by the Act to follow the Centre's Code of Conduct for mediator in the performance of their duties as mediators. Mediator shall mediate only those matters in which he/she can remain impartial. Only those matters जहाँ वो impartial है. Impartiality means freedom from favoritism, bias or prejudice both in conduct and appearance. कि mediator हमेशा impartial होना चाहिए. Impartiality and challenge of mediator. A mediator may be challenged. Impartiality, mediator को challenge किया जा सकता है on the grounds of impartiality, अगर वो partial है तो. अगर ऐसे चैलेंज किया गया, किसी भी पार्टी ने किया, तो फिर he/she should withdraw and be substituted. फिर वो mediator withdraw करेगा and will be substituted by a new mediator. However, if the challenged mediator does not withdraw, अगर उसने withdraw नहीं किया, तो the chairman of the board of governor of the center will decide on the challenge and the decision shall be final and binding. अगर chairman ने sustain किया उस challenge को, तो substitute mediator will be appointed by the center. जो भी पार्टी ने चैलेंज किया है किसी मीडिएटर को, वो क्या करेगी, शुड सेंड अ नोटिस ऑफ हिज चैलेंज इन राइटिंग, कि वो क्यों उसको चैलेंज कर रही है, स्टेटिंग द रीजंस. फिर दूसरी पार्टी क्या करेगी, द अदर पार्टी और पार्टीज एंड द मीडिएटर चैलेंज्ड विद इन 15 days आफ्टर द पार्टी मेकिंग द चैलेंज हैज बिकम और कुड हैव बिकम अवेयर दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट दैट गिव राइज टू जस्टिफाइबल डाउट एज टू मीडिएटर्स इम्पार्शियलिटी. मतलब फिर तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों तुमको डाउट था उसकी इम्पार्शियलिटी पे. मीडिएटर की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो डिस्क्लोज करे, कि डिस्क्लोज टू द पार्टीज एनी एक्चुअल और परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अगर कोई पार्टी को डाउट आता है तो मीडिएटर की ड्यूटी है वो डिस्क्लोज करे कि उसका कुछ इंटरेस्ट था क्या उस डिस्प्यूट में, और अगर इंटरेस्ट था उसको पता चला तो जब भी वो अवेयर हुआ तो उसने कोशिश की थी वो जिस पार्टीज को कम्युनिकेट करने की या नहीं. अगर मीडिएटर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो एक ही कंडीशन पे उसको कंटिन्यू कर सकता है, इफ़ बोथ द पार्टीज अग्री इन राइटिंग एंड इफ द मीडिएटर डीम्स दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट गिव राइज टू द स्लाइटेस्ट रीजनेबल डाउट एज टू इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोसेस, ही शुड डिक्लाइन टू प्रोसीड रिगार्डलेस टू द कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्ररी. फिर है कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी तो कोड स्टोन है ऑफ द मीडिएशन प्रोसेस, कि हम चाहते थे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी में या कॉमनली पब्लिक में नहीं पता चले, जो कि कोर्ट के केसेस में होता है, इसलिए मीडिएशन का ऑप्शन चूज़ किया जाता है. तो इन दैट केस मीडिएटर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा. मीडिएटर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है. जो भी डेटा, डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट्स मीडिएटर को ड्यूरिंग द प्रोसेस मिलते हैं वो वापस पार्टीज़ को सबमिट करता है एंड वो किसी को नहीं दिखाता एक्सेप्ट व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ और विद द परमिशन ऑफ पार्टीज. मीडिएटर कैन नॉट बी समन्ड एज अ विटनेस. मीडिएटर को एज अ विटनेस तुम कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते और इन एनी लीगल या लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स. मीडिएशन प्रोसेस. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन. मीडिएटर एक्सप्लेन्स द मीडिएशन प्रोसेस, ग्राउंड रूल्स, पार्टिसिपेंट्स, एस्टैब्लिश्ड गोल्स एंड एजेंडा टू अकम्प्लिश दोस गोल्स. मीडिएटर इंट्रोड्यूस करता है. उसके बाद पार्टी स्टेटमेंट देते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उनके साइड से स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करेंगे. पार्टीज आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट, मीन्स टू टॉक, टू डिस्कस. क्रॉस टॉक. पार्टीज में क्वेश्चन ईच अदर एंड डिस्कस वेरियस लीगल फैक्चुअल इशूज. नेगोशिएशन. फिर पार्टीज के बीच में नेगोशिएशन होगा इन अ प्राइवेट मीटिंग बिटवीन मीडिएटर एंड ईच पार्टी. पिकिंग अप वेयर द पार्टीज प्राइवेट नेगोशिएशन एंडेड, द मीडिएटर विल असिस्ट द पार्टी विथ ऑफर्स एंड डिमांड्स. मतलब अब नेगोशिएशन खत्म होने के बाद मीडिएटर ऑफर्स रखेगा, डिमांड्स रखेगा एंड कैसे सेटल करना उसमें उनकी हेल्प करेगा. अग्रीमेंट राइटिंग. इफ मीडिएशन इज सक्सेसफुल, कंटेम्पलेटेड अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज शुड बी अरेंज्ड. एडजर्नमेंट. एक बार मीडिएशन सक्सेसफुल होने के बाद, अग्रीमेंट साइन होने के बाद पार्टीज को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है फॉर देयर एफर्ट्स एंड दस द अग्रीमेंट, द मीडिएशन प्रोसेस कम्स टू एन एंड. Parties who have not reached the agreement are encouraged to continue to consider settlement in future. अगर डिसीजन नहीं मिला तो उनको encourage किया जाता है कि फिर से इन फ्यूचर में वो कंसिडर करने की, सेटल करने की कोशिश करें.
The Commission of Inquiry Act 1952. What is the Commission of Inquiry Act 1952? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? Objective is to provide for the appointment of commission of inquiry and for vesting such commission. Objective क्या है कि कमीशन को अपॉइंट करना है, बट कमीशंस को अपॉइंट करके क्या करना है, उनको कुछ पावर्स देना है, एंड टू रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. जहाँ भी उनको लगता है कि ऐसा कोई मैटर है विच इज़ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, वहाँ पे उनको पावर दी गई है, पावर टू रिपोर्ट. एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इट शैल अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली in so far as it relates to inquiries pertaining to matters related to any of the entries in list 1 or 3 in the 7th schedule. It was notified in the official gazette on 1st October 1952 and that's why 1952. उसके बाद काफ़ी मेजर अमेंडमेंट्स करने पड़े. लॉ कमीशन को बोला गया था टू मेक द नेसेसरी अमेंडमेंट्स. फिर मेजर अमेंडमेंट्स हुए इन द ईयर 1986, 1988 एंड 1990. So section number 3, appointment of commission. Appropriate government जब भी उनको necessary रखता है on behalf of the appropriate government if in the opinion to do so, मतलब जहाँ appropriate government को लग रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन नेसेसरी है और अगर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने रिजोल्यूशन पास किया है या स्टेट में लेजिस्लेचर ने पास किया है, तो बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट करेगी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इंक्वायरी इनटू डेफिनाइट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. ये हमने कहाँ देखा था? ऑब्जेक्टिव में, कि पब्लिक इंपॉर्टेंस रिलेटेड मैटर में इंक्वायरी करने के लिए हम कमीशन को अपॉइंट करते हैं. एंड परफॉर्मिंग सच फंक्शन within such time as may be required and the commission so appointed shall make the inquiry and perform the function accordingly. Provided that अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन को अपॉइंट किया तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट किसी दूसरे पर्सन को एज अ कमीशन टू इंक्वायरी अपॉइंट नहीं कर सकती फॉर द सेम मैटर एज लॉन्ग एज कमीशन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग. वाइस वर्सा, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट की तो सेम मैटर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और पर्सन को एज अ कमीशन अपॉइंट नहीं कर सकती है अनलेस एंड अनटिल परमिशन ली है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि दिस इज द स्कोप ऑफ इंक्वायरी. स्कोप ऑफ इंक्वायरी इज टू बी एक्सटेंडेड टू 2 or more states. Commission may consist of 1 or more members appointed by the appropriate government. It could be state, it could be central. And where the commission consists of more than 1 member, one of them may be appointed as chairperson. मतलब एक से ज़्यादा है तो उसमें से किसी एक को चेयरमैन ऑफ कमीशन बोल के हम अपॉइंट करते हैं. Appropriate government may at any stage of an inquiry by the commission fill any vacancy which have been arisen. अगर बीच में ही कोई वैकेंसी हो गई तो appropriate government उसको फिल करेगी. अब अगर कभी वैकेंसी बीच से फिल होती है तो ऐसा नहीं होता कि मैटर फिर से स्टार्ट होगा जो भी इंक्वायरी में था, इट विल बी कंटिन्यूड. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल कॉज टू बी लीड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एज द कमीशन में बी द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, या तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट या तो स्टेट लेजिस्लेचर के. रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द कमीशन ऑन द इंक्वायरी मेड बाय द कमीशन अंडर सबसेक्शन 1 together with a memorandum of the action taken thereon within a period of 6 months of the submission of the report by the commission to the appropriate government. ये 6 months में report submit करना है by the commission to the appropriate government. Section 4 deals with power of commission. Section number 3 में हमने देखा कि commission का appointment कैसे होता है. Section 4 talks about power. अब बोला गया है सेक्शन में कि कमीशन के पास सारे पावर है as vested with civil court under Code of Civil Procedure 1908 in respect of following matters: summoning and enforcing the attendance of person, किसी भी पर्सन को बुलाना, उनको बोलना कि कोई डॉक्यूमेंट्स हमको चेक करने हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाना, एग्जामाइन करना, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, कोई पब्लिक रिकॉर्ड मंगाना, उसकी कॉपीज मंगाना फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, इशूइंग कमीशंस for the examination of witness of document, any other matter as may be prescribed. Section number 5 talks about additional powers, and now section number 8, it deals with procedure to be followed by commission. Commission का काम क्या है कि वो चेक करेगा, इंक्वायरी देखेगा.
and he shall be subject to any rule that may be made in this behalf, have power to regulate its own procedure, including the fixing of places, times of his sitting, and deciding whether to sit in public or in private. Section number 8A, inquiry not to be interrupted by reason of vacancy or change in the constitution. ये पॉइंट पहले भी मैंने बोला कि अगर कोई एकदम से वैकेंसी हो जाती है या चेयरपर्सन या कोई और मेंबर एब्सेंट है फ्रॉम द इंक्वायरी, तो भी इंक्वायरी कंटिन्यू की जाएगी बाय द अदर रिमेनिंग मेंबर्स, या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी अ मेजर चेंज हुआ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन या कोई वैकेंसी फिल हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंक्वायरी फिर से फ्रेश स्टार्ट करना है. इट मे बी कंटिन्यूड फ्रॉम द स्टेज एट विच द चेंज टुक प्लेस. सेक्शन 8B, पर्सन लाइकली टू प्रेजुडिकली अफेक्ट टू बी हर्ड. अगर किसी भी स्टेज पे इंक्वायरी के कमीशन को लगता है, इफ़ ही कंसिडर्स इट नेसेसरी टू इंक्वायर इनटू द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, या ही इज़ ऑफ द ओपिनियन कि उस इंक्वायरी की वजह से किसी पर्सन का रेप्यूटेशन ख़राब हो सकता है, बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकता है, तो कमीशन उस पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ being heard to produce evidence in his defense. Section 8C, right of cross examination and representation by legal practitioners. अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लग रहा है तो वो किसी भी विटनेस को क्रॉस एग्जामाइन करेंगे जो किसी दूसरी पार्टी ने प्रोड्यूस किया था, and will address the matter to the commission and may represent it before the commission by a legal practitioner or with the permission of commission or by any other person. Lokpal and Lokayuts. The Lokpal and Lokayukta Act 2013 provided for establishment of Lokpal for the union and Lokayuts for states, extends to whole of India, apply to public servants in and outside India. इंडिया में तो है ही, और जो पब्लिक सर्वेंट्स बाहर भी है इंडिया के उनको भी अप्लाई होता है. दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन ओबड्समैन एंड इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन, जहाँ करप्शन वाले मैटर है अगेंस्ट सर्टन पब्लिक फंक्शनरीज, मतलब पब्लिक ऑफिसर्स, एंड फॉर रिलेटेड मैटर्स ऑफिसर्स या जो भी लोग पब्लिक डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे और दे आर वर्किंग एज अ पब्लिक सर्वेंट, तो उनके अगेंस्ट अगर कोई करप्शन वाले एलिगेशंस है तो वहाँ पे ये एक्ट पिक्चर में आता है. लोकपाल जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स. जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, member of parliament, group A, B, C, D officer and officials of central government. Jurisdiction of Lokpal included the prime minister except on allegation of corruption relating to international relations, security, public order, atomic energy and space. Lokpal does not have jurisdiction over ministers and MPs in the matter of anything said in parliament or a vote given there. Its jurisdiction also include any person who is or has been in charge, director, manager, secretary of anybody society set up by central act or any other body financed or controlled by central government, and any other person involved in act of abating, bribe giving or bribe taking. Lokpal Act mandates that all public officials should furnish the asset and liability of themselves as well as their respective dependent. It has the power to superintendence over and to give direction to CBI. Power है to give direction to CBI. If Lokpal has referred a case to CBI, the investigation officer in such a case cannot be transferred without the approval of Lokpal. कि अगर कोई मैटर लोकपाल ने CBI को ट्रांसफ़र किया है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. इंक्वायरी विंग ऑफ लोकपाल हैज़ बिन वेस्टेड विद द पावर ऑफ सिविल कोर्ट. यहाँ भी सिविल कोर्ट के पावर है जो हमने पहले भी देखे थे कमीशन के पावर में. हैज़ द पावर ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेट्स, प्रोसीड्स, रिसीट एंड बेनिफिट अराइजन, कि तुम एसेट्स कॉन्फिस्केट कर सकते हो, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स कर सकते हो. हैज़ द पावर टू रिकमेंड ट्रांसफ़र और सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कनेक्टेड विद एलिगेशन और करप्शन. लोकपाल हैज़ द पावर टू गिव डायरेक्शन देने का पावर है टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट का, इसका इम्पोर्टेंस क्या है.
जो भी माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है या जो करप्शन हो रहा है, माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होना। इट इज़ लाइक अ टर्मिट, मतलब जो कीड़ा होता है जो फाउंडेशन को, या जो हम देखते हैं फर्नीचर में जो वुड को ख़राब करता है एंड उसकी वजह से सारा घर का फर्नीचर ख़राब होता है। सो इट इज़ लाइक दैट कि वो क्या करता है, पूरे नेशन का जो फाउंडेशन है उसको हिला देता है। करप्शन इज़ द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, जो हम बोलते हैं इन्फ्लेशन हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू करप्शन। मोस्ट ऑफ द एंटी करप्शन एजेंसीज आर हार्डली इंडिपेंडेंट, और जो एंटी करप्शन एजेंसी है वो इंडिपेंडेंट ही नहीं होती है, बहुत कम होती है। सुप्रीम कोर्ट को भी केज्ड पैरट या इट्स मास्टर्स वॉइस बोला जाता है बाय CBI, Central Bureau of Investigation. Many of these agencies are advisory bodies without any effective power and their advice is rarely followed. इनके पास कोई इफेक्टिव पावर नहीं है और इनकी एडवाइस कोई मानता भी नहीं है। There is also the problem of internal transparency and accountability. पब्लिक ऑफिसेस में इंटरनल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है। कोई भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ना ही कोई किसी एक्सपेंसेस को लेके अकाउंटेबल है। देर इज़ नॉट एनी सेपरेट एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म, कोई सेपरेट मैकेनिज्म भी नहीं है कि वो चेक करे एजेंसीज को। इसलिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का होना ज़रूरी हो गया था, दैट इज़ लोकपाल, विच हैज़ बीन अ लैंडमार्क मूव इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, विच ऑफर्ड अ सोल्यूशन टू द नेवर एंडिंग मैनाक ऑफ करप्शन, कि इसके वजह से जो नेवर एंडिंग प्रॉब्लम थी करप्शन की, उसको कुछ हद तक कंट्रोल में लाया गया बाय दिस लोकपाल। Now Central Vigilance Commission, formation of CVC and subsequent developments. Central Vigilance Commission was established in 1964 as an apex body, मतलब main body, for exercising general superintendence and control over vigilance administration through the Government of India resolution. CVC was recommended by the Committee on Prevention of Corruption, the Satnam Committee. Again, prevention of corruption, CVC का काम है to prevent corruption. The Satnam Committee has recommended that Commission should be concerned with two major problems. Satnam Committee का क्या बोलना था कि दो major problems तुमको देखने, एक है prevention of corruption, इंटीग्रिटी मेंटेन करना अमंगस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, एंड दूसरा इंश्योर करना कि वो उनके पावर को जस्ट एंड फेयर मैनर में एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहला तो करप्शन कंट्रोल करो, इंटीग्रिटी मेंटेन करो अमोंग द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और फिर इंश्योर करो कि उनके पावर्स वो जस्ट और फेयर मैनर में एक्सरसाइज कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ विजिलेंस कमिश्नर एंड सर्विस कंडीशंस. Vigilance Commissioner is appointed by the President, appointed for a term of 6 years or till he attains the age of 65, whichever is earlier. या तो 6 साल के लिए अपॉइंट होगा या तो एज ऑफ 65, whichever is earlier. However, the term is reduced to 3 years through a resolution of government in 1977. मतलब अब ये 6 ईयर को 3 ईयर कर दिया गया है. The term has reduced to 3 years. He can be removed or suspended from the office. ऑफिसर को कभी भी, विजिलेंस कमिश्नर को कभी भी रिमूव या सस्पेंड किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट. पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के बाद. ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, बट ओनली आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड एन इंक्वायरी इनटू द केस एंड रिकमेंडेड एक्शन अगेंस्ट हिम. मतलब प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम, बट प्रेसिडेंट विल ऑल्सो कंसिडर द इंक्वायरी टेकन बाय या हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. मतलब सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होने के बाद आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर प्रेसिडेंट विजिलेंस कमिश्नर को रिमूव कर सकता है. ज्यूरिसडिक्शन, विजिलेंस कमिश्नर हैज़ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स. किसी भी मैटर पे इंक्वायरी का पावर दिया गया है टू द विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को, किसी भी मैटर का जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट का करप्शन इन्वॉल्व है या ही इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, करप्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स है, या ही वॉज ग्रॉस नेग्लिजेंट, मतलब उसका ध्यान नहीं था, या कोई मिसकंडक्ट किया है, या लैक ऑफ इंटीग्रिटी थी, माल प्रैक्टिसेस थे, मिसडेमिनर्स था, तो इन दैट केस इंक्वायरी बिठाई जा सकती है एंड दैट पावर इज गिवन टू सिविल विजिलेंस कमिश्नर. कमीशन इज असिस्टेड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. कमिश्नर को कौन असिस्ट करता है? CBI इन इट्स ऑपरेशन. फंक्शंस ऑफ द कमीशन आर, जब भी कोई कंप्लेंट आती है टू द कमिश्नर तो वो क्या करेगा? उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा विद द हेल्प ऑफ CBI. फिर वो पहले तो मैटर CBI के पास जाएगा, द मैटर विल बी रेफर्ड टू CBI. फिर CBI अपना रिपोर्ट सेंड करेगी टू द कमीशन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन.
कमीशन क्या करेगा, फिर उस मैटर पे एडवाइस करेगा. ही विल नॉट हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट बट ही विल आस्क CBI टू इन्वेस्टिगेट. जो भी चीफ टेक्निकल ऑफिसर है अंडर द कमीशन कंडक्ट टेक्निकल एग्जामिनेशन ऑफ पब्लिक वर्क इंक्लूडिंग चेकिंग ऑफ बिल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा. The Commission advises as to action to be taken in the following cases. Reports of investigation by CBI involving departmental action or prosecution. Reports of investigation by the Ministry of Department, पहले CBI फिर Ministry of Department, involving disciplinary action in cases either referred by the Commission or otherwise. Cases received direct from the public sector. जो public sector से directly जो cases मिले हैं वो undertaking and statutory corporations. फिर बाद में कमीशन के पास और भी पावर है, पावर रिगार्डिंग पावर टू रिक्वायर द ओरल इंक्वायरी इन एनी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, जहां उसको लगता है कि करप्शन है या प्रॉपरली काम नहीं हो रहा था. ऑल चीफ विजिलेंस ऑफिसर आर रिक्वायर्ड टू फर्निश टू द कमीशन फॉर इट्स असेसमेंट अ रिज्यूम ऑफ द विजिलेंस वर्क डन. एक रिज्यूम सबमिट करना है कि तुमने क्या काम किया इन द ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेशल एम्फसाइज ऑन प्रिवेंटिंग विजिलेंस. Commission should conduct through its organization of chief technical examiners independent technical examination mainly from vigilance angle or construction and other related works undertaken by various central government organization. Commission should scrutinize and approve proposal for appointment of chief vigilance officer in various organization and assess their work. Commission should initiate at such intervals as it considers suitable review of procedures and practice of administration insofar as they relate to maintenance of integrity in administration. Commission should organize training courses for the chief vigilance officer and other vigilance functionaries in central government organizations. So that was all about Chief Civil Central Vigilance Commission. Let's quickly go through the synopsis again. ये काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल था. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था कंसीलिएशन मीडिएशन, दैट इज़ इनफॉर्मल वे टू सेटल द डिस्प्यूट. उसके बाद हमने देखा द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की कमीशन का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, दैट वाज सेक्शन नंबर 3. पावर्स देखे थे सेक्शन नंबर 4. प्रोसीजर देखा था सेक्शन नंबर 8, 8A, 8B एंड 8C. सिग्निफिकेंस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 एंड लास्टली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन which is assisted by Central Bureau of Investigation. So I hope you are clear with the topic. Thank you.